G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज आबो हवा में तब्दीली और माहौलियात पर जोर। G20 के सदर इटली के वजीर आजम ने पेरिस मुआहदे के हुसूल के साथ जामे तरक्की बरकरार रखने की कही बात। वजीर आजम भी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ सप्लाई सीरीज में लचीलेपन के मामले पर मुनक़िद प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। वजीर आजम मोदी का स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात का है प्रोग्राम। कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा कौमी मफादात को दी अव्वलीन तरजीह। पीएम ने कहा कि मर्द आहन मुल्क को बनाना चाहते थे शमूलियत पर मबनी, मजबूत, हसास और तरक्की याफ्ता। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है कौमी यौम इत्तेहाद। सदर जमहूरिया समेत पूरे मुल्क ने मर्द आहन को पेश किया खराज अकीदत। वजीर दाखिला अमित शाह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मुनक़िद कौमी यौम इत्तेहाद तकरीब में हुए शामिल। कहा कि सरदार पटेल की विरासत को हमेशा किया जाएगा याद। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात के आनंद में अमूल के 75वें यौम तासीस तकरीब से किया खिताब। कहा कि अमूल ने मुल्क में कोऑपरेटिव को दी नई जहत, दूध के इनकलाब को किया पूरा। अमूल ने ऑर्गेनिक खाद की पैदावार भी की शुरू। और क्रिकेट के T20 आलमी कप मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने इटली दौरे के तीसरे रोज़ खूबसूरत फव्वारों में से एक आलमी शोहरत याफ्ता ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। इस दौरान G20 में शिरकत करने आए दूसरे ममालिक के रहनुमा भी मौजूद थे। ये फाउंटेन 18वीं सदी में तामीर हुआ था, जिसे इतालवी मेमार निकोला साल्वी ने डिज़ाइन किया था। फाउंटेन में सिक्का फेंकने का रिवाज है। इस मौके पर मौजूद तमाम रहनुमाओं ने फाउंटेन में सिक्के डाले। फाउंटेन से जमा रकम को इंसानी फलाह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। G20 के रहनुमाओं ने इस मौके पर अवाम, सैयारे और खुशहाली की दुआ की। और आज G20 सरबराह इजलास का दूसरा और ख़तामी दिन है। सरबराहान ममलिकत और दीगर रहनुमा आज G20 सरबराह इजलास के दो अलग अलग सेशन में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात और पायदार तरक्की पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सप्लाई चेन में लचक के मामले पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ शिरकत करेंगे। स्पेन के वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर के साथ पीएम मोदी की दो तरफा बातचीत का भी प्रोग्राम है। G20 के 16वें सरबराह इजलास के दूसरे रोज़ मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात से मुतालिक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। G20 की सदारत करने वाले इटली के वज़ीर आज़म मारियो दरागी ने पेरिस मौसमियाती तब्दीली के हदफ को हासिल करने के साथ हमजहत तरक्की बरकरार रखने की बात कही। Coming from the global scientific community, tackle the climate crisis this decade and honor the Paris Agreement and the 2030 Sustainable Development Agenda. The shift to clean energy is key to achieving the necessary reductions in greenhouse gas emissions, and we can no longer postpone it.
This transition requires a significant effort, and governments must be ready to support their citizens and businesses through it. उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज को कम करने के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग और सरकारी व निजी शराकतदारी को भी फ़रोग देना होगा, तभी शफाफ तवानाई की जानिब दुनिया को ले जाना मुमकिन होगा। आगे बढ़ते हैं। सन 2000 के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का वेटिकन सिटी का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वज़ीर आज़म मोदी पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोविड-19 वबा और इसके बाद दुनिया भर के अवाम पर इसके असरात के माहौलियाती तब्दीली पर बातचीत हुई। ये है दुनिया का सबसे छोटा और हेरिटेज मुल्क वेटिकन सिटी। इटली के रोम शहर के अंदर बसा ये एक अलग खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ राजशाही निज़ाम के तहत पोप ही सरबराह हैं। इटली के सफ़र के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप से। वज़ीर आज़म ने पोप फ्रांसिस के साथ गरीबी के खात्मे और आबो हवा में तब्दीली पर बातचीत की। उन्होंने पोप को ख़ास तौर पर तैयार की गई कैंडल स्टैंड तोहफे के तौर पर पेश की। No, for the candle stand. Yes, thank you. It's very specially made for my country. Thank you. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. पोप फ्रांसिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुसूसी तोहफा दिया। कांसे से बने मोमेंटो पर दुनिया के लिए एक मुस्बत पैगाम रेगिस्तान एक दिन बगीचे में तब्दील हो जाएगा, उस पर खोद कर लिखा गया था। वेटिकन स्पेशली बनाया गया है आपके लिए। Wow. E si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है, उससे भर जाएगा। साथ ही आलमी अमन और इंसानियत के लिए पैगाम, जिस पर पोप ने अबू ज़हबी में दस्तखत किए थे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तोहफे में दिए गए। वज़ीर आज़म मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने की दावत दी। पोप फ्रांसिस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात उनकी निजी लाइब्रेरी में हुई और ये मुकर्ररा वक्त 20 मिनट से भी ज़्यादा, तकरीबन 1 घंटे तक चली। ये पहली बार ही था जब वज़ीर आज़म मोदी अपनी मुद्दत कार के दौरान वेटिकन पहुंचकर वहां पोप से मुलाकात की। And I would like to see you in India. It's my great honor to receive you there. Yes, thank you much. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me strength. इससे पहले पोप जॉन पॉल दोएम ने 2 बार भारत का सफर किया था। वो आखिरी बार आजहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में साल 1999 में भारत आए थे। अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और COP 26 इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस पर 100 ममालिक के तलबा ने अपने जज्बात 10,000 खतूत के जरिए जाहिर किए हैं। पेश है हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भूपेंद्र यादव, जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, और यहाँ पे ग्लासगो में आए हैं COP 26 में भाग लेने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भारत का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज भारत पे दबाव बना रहे हैं नेट जीरो और दूसरे अहम मुद्दों पे, लेकिन जो 2 अहम मुद्दे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी, उन पे आज भी डेवलप्ड कंट्रीज एक तरह से चुप्पी साधे हैं। $100 बिलियन कहाँ है, लेकिन कितना वो सार्थक हुआ है, शायद अब देखना जरूरी है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के विषय से सारी दुनिया चिंतित है। IPCC के 6 साइकिल की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि अगर इसी प्रकार से
इन्हीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियां जारी रही तो कार्बन एमिशन इतना बढ़ने वाला है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री का लक्ष्य किया था उससे ज़्यादा धरती का तापमान बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री इलाकों के डूबने के खतरे, बाढ़ और अनेक प्राकृतिक परिवर्तन के संकेतों को हम नित्य प्रति अपने जीवन में देखते रहते हैं। ऐसे में COP26 में दुनिया के सभी देश पुनः इकट्ठा हो रहे हैं। COP26 का जो मुख्य विषय है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने रूल बुक तय करी थी उसके नियमों का निर्धारण हो। उसके नियमों के निर्धारण के लिए विषय ये है कि दुनिया में इसके लिए उपचारात्मक उपाय क्या किए जाएं, और अगर इसके लिए उपचारात्मक उपाय करने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि 2009 में दुनिया के विकसित देशों ने जो $100 बिलियन का जो वादा किया था उसको पूरा करना है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पे COP26 के लिए आएंगे तो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है खासतौर से वो भारत की तरफ एक लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए देखेंगे। निश्चित रूप से भारत की तरफ भी भूमिका निभाने की दृष्टि से देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा इसमें एक विजनरी दृष्टिकोण रहा है और हमने देखा है कि लगभग 1.5 दशक पहले उन्होंने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के खतरों को देखते हुए पुस्तक को भी लिखा था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने राज्य में क्लाइमेट डिवीज़न भी बनाया था और प्रधानमंत्री के रूप में भी दुनिया में जब पेरिस एग्रीमेंट आया तो क्लाइमेट जस्टिस वर्ड को शामिल किया जाए, उनके नेतृत्व में ही भारत ने उस समय इस विषय और मांग को रखा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो NDC जो अपने देश के लक्ष्य थे उनको हमने पूरा किया है। इतना ही नहीं, 2030 के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 450 गीगावाट का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि भारत ने जो प्रतिबद्धताएं दुनिया के सामने करी है उसको और आगे तरीके से करने के लिए भारत सक्षम है। और केवल बातों के द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे विभिन्न करारों को भी भारत ने दुनिया के देशों के बीच में करके आगे बढ़ाया है। तो ये थे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री जो COP26 में भाग लेने आए हैं। बहुत सिंपल उनका मानना है कि जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है डेवलप्ड कंट्रीज की, जो विकसित देश हैं, वो उनको अपनी पूरी करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। और आज कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में मजबूत जमहूरियत को मुल्क के इत्तेहाद के लिए अहम करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को इसकी सलामती को यकीनी बनाना होगा। भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के लिए माशी तरक्की का फायदा मुआशरे के हर तबके तक पहुंचाना चाहिए। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ख़वातीन के साथ साथ समाज के पसमानदा तबकों को भी मजबूती मिल रही है, जिसकी वजह से श्रेष्ठ भारत का ख्वाब पूरा हो रहा है। एक भारत का स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हों,
एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने सरदार पटेल के बयान का हवाला देते हुए उन्हें उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इत्तेहाद के बगैर अवामी कौमी नहीं है। जब इसे अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और मुत्तहद किया जाए तब ये रूहानी ताकत बन जाती है। श्रेष्ठ भारत की तहरीक देने वाले जदीद भारत के मेमार सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर उनकी मुक़द्दस याद को खराज तहसीन पेश करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में वाक़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। और इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मौजूद तमाम लोगों को कौमी इत्तेहाद का हलफ दिलाया और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी इत्तेहाद परेड की सलामी भी ली। राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन के ये ध्वज शान से मंच के सामने से गुजरते हुए अब अगला दस्ता बीएसएफ का जवान, बीएसएफ के जवानों का। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बार सरदार पटेल का यौम पैदाइश खास है क्योंकि ये अमृत महोत्सव के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी से तहरीक लेकर नौजवानों और बच्चों को मुल्क की तामीर के लिए तहरीक देनी होगी। सीआईएसएफ का देश के संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष प्रतिष्ठान। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है। उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत दीगर लीडरों ने पार्लियामेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश किया। और कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर जनूबी दिल्ली में इत्तेहाद के लिए दौड़ का इनेकाद किया गया। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने मकामी रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी के साथ मेहमान खुसूसी की हैसियत से रेस को हरी झंडी दिखाई और मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत में सरदार पटेल के ताउन को याद किया।
कौमी योमी इत्तेहाद के मौके पर जनूबी दिल्ली के मां आनंदमयी मार्ग से शुरू हुई एकता दौड़ को मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। मरकजी वजीर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को जो मजबूती दी है वो अपने आप में एक मिसाल है। विश्व का इतिहास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बदलता है कि सरदार ने जो काम किया था, एक काम बिस्मार्क ने किया, ये व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके जयंती के अवसर पर आज हम रन ऑफ यूनिटी, एकता के लिए दौड़ते हैं। दौड़ में हजारों की तादाद में नौजवान, खवातीन, छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। मरकजी रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुल्क की सभी 562 रियासतों को मिलाकर भारत को मुत्तहिद भारत बनाने का सेहरा सरदार को जाता है। इसलिए दिल्ली के 2 जिलों में 75-75 का ग्रुप बनाकर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर मुल्क में शहीदों को याद किया जा रहा है। सभी रियासतों को, लगभग 562 रियासतों को एक करके भारत को अखंड भारत का जो नाम दिया है, श्रेय है, वो सरदार पटेल जी को जाता है। हजारों देश के लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया, और जूनागढ़ और हैदराबाद वो तो 1 और 1.5 साल के बाद शामिल देश के अंदर हो पाई। तो सरदार पटेल थे जिन्होंने देश को आज़ाद इस बात के लिए एक किया, भारत को भी। 75-75 के ग्रुप में 9 से 13, 14 से 18 और 19 से 23 साल की उम्र के नौजवानों ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवानों ने सरदार पटेल के नक्श कदम पर चलने और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने का अहद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दक्षिणी दिल्ली में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ लगाई। साथ ही सरदार पटेल का जो सपना था देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का, उनके सपने को भी याद किया। कैमरामैन सुरेंद्रा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अमूल के 75वें यौम तासीस पर एक तकरीब में एक मेमोरियल की रूनुमाई की और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2020-21 में अमूल का टर्नओवर 53,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज 36 लाख से ज्यादा किसान कुनबा अमूल से जुड़ा है, जिससे कई किसानों को फायदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्की टीकाकारी प्रोग्राम के तहत मुल्क में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा कि कल 68 लाख वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता रोज 12,830 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। इस वक्त मुल्क में 1,59,272 मुतासरा अफराद जेर इलाज है। ये तादाद गुज़िश्ता 247 दिनों में सबसे कम है। जेर इलाज अफराद की तादाद मुतासरा अफराद का 0.4 से 6% है और ये मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। इलाज के बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद फिलहाल 98.20% है। हफ्तावार इन्फेक्शन की शरह फिलहाल 1.18% है। मुल्क में अब तक 60 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 11,35,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। और खेल की खबरों की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दुबई में होने वाला ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहम है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच हार चुकी हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। इसके साथ ही ग्रुप ए के एक और मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज ICC T20 आलमी कप का मुकाबला खेला जाना है। पहले मैच में दोनों ही टीमों को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इस मैच में जीत भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के लिए निहायत जरूरी है। पाकिस्तान के हाथों मिली जबरदस्त शिकस्त के बाद भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की डगर थोड़ी मुश्किल हो गई है। टूर्नामेंट में अगले दौर की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सलामी जोड़ी की खराब कारकर्दगी कोहली के लिए सरदर्द बन सकता है। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनर एक अच्छी और ठोस शुरुआत दें।
वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने भी मायूस किया था। भारतीय टीम एक भी पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करने में नाकाम रही थी। कीवियों के खिलाफ विराट कोहली की कोशिश स्पिन और पेस अटैक के तवाजुन के साथ उतरने की होगी। ऐसे में भारतीय टीम में कुछ तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। आदादोशुमार के लिहाज से देखा जाए तो भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। बात अगर आलमी कप में T20 मुकाबलों की करें तो भारत अभी तक ब्लैक कैप्स को हरा नहीं पाया है। T20 आलमी कप में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 2007 T20 आलमी कप के ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रन से शिकस्त दी थी। वहीं 2016 T20 आलमी कप के सुपर 10 में कीवी टीम ने भारत को 47 रन से हराया था। बात अगर T20 में ओवरऑल मुकाबलों की करें तो भारत और न्यूजीलैंड 16 बार आपस में खेल चुके हैं, जिनमें दोनों टीमें 8-8 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। ऐसे में भारतीय टीम न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी, बल्कि इस जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी राह को आसान करना भी चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। वहीं अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पिछली शिकस्त को भूलकर ICC T20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया से खेल रही है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। जवाब में नामीबिया ने अब तक 3 विकेट पर 36 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।